हेलो, आप सभी का स्वागत है। सॉलिड स्टेट में हम लोग पिछली वीडियो में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लोग क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। किस तरह से क्रिस्टलीय ठोसों को वर्गीकृत किया गया है, इनका आधार क्या बनाया गया है और किन किन भागों में इनको डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, और इनके क्या क्या गुण होंगे, उनके क्या एग्जाम्पल्स होंगे, ये इनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आइए देखिए, क्रिस्टलीय ठोस को उनके परिचालित आणविक बलों की प्रकृति। आपने जाना होगा कि अंतराणविक बल होते हैं। अंतराणविक बल का मतलब दो अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, ये अंतराणविक आकर्षण बल होता है। इसी की प्रकृति, इसका क्या नेचर है, इसके आधार पर इनको 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से हैं, आइए इन वर्गीकरण के बारे में डिटेल जानते हैं। एक छोटा सा ये चार्ट है, इस चार्ट के द्वारा हम इसको जानते हैं। देखिए चार्ट क्या कह रहा है, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। यहाँ क्रिस्टलीय ठोसों का हम वर्गीकरण लिख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसे 4 वर्गों में बांटा गया है, 1, 2, 3 और ये 4। क्या है, पहला है आपका आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा आपका है आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड। तीसरा है आपका धात्विक ठोस, मेटैलिक सॉलिड्स। और चौथा है आपका सहसंयोजक ठोस, कोवैलेंट सॉलिड्स। अब इसमें बाकी की जो ये 3 हैं, ये सिर्फ इनके गुणों के बारे में जानना है, इनका एग्जाम्पल जानना है। लेकिन ये जो आपका पहला है, इसे पुनः 3 भागों में बांटा गया है। ये कौन कौन से हैं, पहला है आपका अध्रुवीय आणविक ठोस, नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड्स। इसका दूसरा भाग है, मतलब आणविक ठोस का दूसरा पॉइंट, जो 3 भागों में इनको बांटा गया है, इसका दूसरा है नंबर 2, ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और तीसरा है आपका हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब सबसे पहले हम लोग आणविक ठोस क्या है, इस आणविक ठोस के बारे में अध्ययन करते हैं। आणविक ठोस के बारे में ये जानना चाहिए। ये देखिए आणविक ठोस क्या है, इनके गुणों के बारे में भी जाना जाएगा। तो नंबर 1, सबसे पहले हम आणविक ठोस मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जाना जाए कि इनके अवयवी कण क्या होते हैं। इन ठोसों के जो अवयवी अणु या अवयवी कण, वो क्या होते हैं, अणु, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये 3 प्रकार के हैं। ये मॉलिक्यूल्स से जो बने होते हैं आणविक ठोस, इसीलिए इनको मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाता है। भाई आणविक ठोस हैं, अणुओं से मिलकर बने हुए हैं। तो ये जो अणुओं से मिलकर बने हुए हैं, ये पुनः 3 प्रकार के हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने चार्ट में देखा। उसका पहला है आपका अध्रुवीय ठोस, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अध्रुवीय ठोस के गुणों के बारे में जान लिया जाए। अध्रुवीय ठोस, ये देखिए ये लिखा हुआ है कि ये ठोस, पहला पॉइंट आपका, ये ठोस, उदाहरण इनका दिया जा रहा है, निम्न ताप पर आर्गन और हीलियम अथवा अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध वाले अणुओं। इनका उदाहरण दिया जा रहा है, निम्न ताप पर हाइड्रोजन, क्लोरीन और आयोडीन द्वारा बने होते हैं। मतलब ये जो ठोस हैं, ये परमाणुओं से या सहसंयोजक आबंध द्वारा अणुओं से ये मिलकर बने होते हैं। अब ये थोड़ा सा देखा जाए, जैसा कि आप जानते हैं कि
जैसे आप हाइड्रोजन ले लिए, एक हाइड्रोजन के पास इसके वाहितम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं और आप जानते हैं इनको इस तरह से हम लोग प्रदर्शित करते हैं और बॉन्ड के रूप में हम एक इसको कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा प्रदर्शित करते हैं, सहसंयोजक बंध द्वारा। ये जो सहसंयोजक बंध हैं इसमें ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन हैं ये बिल्कुल मध्य में होते हैं, बिल्कुल बीचों बीच में होते हैं, यहाँ होते हैं। बिल्कुल मध्य में होने के कारण ये नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं ये? नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर के आपके एग्जाम्पल हो गए हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, या निम्न ताप पर आपके आर्गन और हीलियम जो कि परमाणुओं के रूप में होते हैं, ये भी इसके एग्जाम्पल हैं। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट, इनमें परमाणुओं तथा अणुओं के मध्य दुर्बल परिक्षेपण बल, वीक डिस्पर्सन फोर्सेस, या इसको हम लंदन फोर्स भी कहते हैं। मतलब इनमें अणुओं या परमाणुओं के बीच दुर्बल बल लगता है, बहुत ही कमज़ोर बल होता है और इसका नाम क्या क्या है? दुर्बल परिक्षेपण बल, वीक डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स। तीसरा देखिए, दुर्बल अंतराणविक बल की उपस्थिति के कारण ये ठोस नरम होते हैं। अब भाई इनके अणुओं के बीच कम बल लग रहा है, दुर्बल बल लग रहा है, तो थोड़ा सा ये चल फिर सकते हैं, तो इनमें नरमी आ गई, तो ये सॉलिड नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। चौथा, ये ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। ऐसा आयनों की अनुपस्थिति के कारण होता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि इसमें कोई भी आयन नहीं होगा, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। दोनों इलेक्ट्रॉन ये परस्पर साझा करके एक बॉन्ड बनाते हैं, एक सहसंयोजक बंध बनाते हैं, और सहसंयोजक बंधों की प्रकृति में आप जानते हैं कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं। पांचवा देखिए, चूँकि ये नरम होते हैं इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। नरम होने के कारण इनके गलनांक और क्वथनांक ये कम होते हैं, निम्न होते हैं। छठा देखते हैं, ये सामान्य ताप या कमरे के ताप और सामान्य दाब पर द्रव अथवा गैसीय अवस्था में होते हैं। चूँकि जब कहा जा रहा है कि इनके अणुओं के मध्य जो अंतराणविक बल है वो कमज़ोर होता है, जो आणविक फोर्स लग रहा है वो कम होता है, दुर्बल अंतराणविक बल की उपस्थिति, ये कमज़ोर है। तो कमज़ोर है तो जाहिर है कि थोड़ा दूर दूर भाग जाएंगे, या उसमें ये चल फिर सकते हैं। तो जब चल फिर सकते हैं इसीलिए ये नरम हुए, और सामान्य ताप या दाब पर ये द्रव और गैसीय अवस्था में होते हैं। ऐसा क्षीण आंतरिक बलों की उपस्थिति के कारण होता है। अब आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट, ये है हमारा ध्रुवीय आणविक ठोस। पहले हमारा नॉन पोलर था, अब हम लोग पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करते हैं। ये ध्रुवीय हैं। अब ध्रुवीय जो हैं इनमें इनके गुणों के बारे में जानते हैं। इन क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण, मतलब जिससे ये मिलके बने हुए हैं, ये क्या होते हैं? ध्रुवीय अणु होते हैं। ध्रुवीय अणु जैसे आपके HCl, SO2 आदि होते हैं। अब देखिए जिस तरह से अभी हमने बताया कि हाइड्रोजन के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और जो बॉन्डिंग में ये इलेक्ट्रॉन्स भाग ले रहे हैं ये बिल्कुल मध्य में रहते हैं, ये बिल्कुल बीचों बीच में रहेंगे, मध्य में रहेंगे। मतलब ये किसी की तरफ जा नहीं सकते हैं, दोनों ओर हाइड्रोजन परमाणु है। लेकिन यहाँ अब देखने को आपको मिलेंगे कि ये ध्रुवीय अणु होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, इसके वाहितम कोश में एक इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन, इसके वाहितम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन और
इसका एक इलेक्ट्रॉन, बाकी आप यहाँ दिखा सकते हैं, और ये आपके 6 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, और 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग ले रहा है, और हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हाइड्रोजन और क्लोरीन के मध्य एक कोवैलेंट बॉन्ड बना। अब देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन के मध्य जो बॉन्ड बना वो हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बना उस तरह का नहीं है, क्योंकि जो साझे का इलेक्ट्रॉन है ये बिल्कुल बीच में नहीं रहता है, ये बिल्कुल मध्य से एक तरफ विस्थापित हो जाता है। तो जब एक तरफ विस्थापित हो गया तो इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया। और हम जानते हैं कि जब दो आवेश ये कुछ दूरी पर उपस्थित होकर के एक निकाय की रचना करते हैं तो हम इसको द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइपोल कहते हैं। तो अब ये डाइपोल की स्थिति में आ गया, इसीलिए इसको हम ध्रुवीय अणु या पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड कहते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल था। अब सेकंड देखते हैं, अणुओं के मध्य कार्यरत बल द्विध्रुव आकर्षण बल, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जैसा अभी हमने आपको बताया। अंतर आणविक आकर्षण बल लंदन परिक्षेपण बलों, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस की तुलना में प्रबल होते हैं। जो भी पिछला हमने पढ़ा उसकी तुलना में ये कुछ प्रबल हो जाते हैं। ये ठोस नरम होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, बिल्कुल उसी की ही तरह ये भी गुण रखेंगे। और ये गलनांक तथा क्वथनांक अध्रुवीय आणविक ठोसों की तुलना में उच्च होते हैं, उससे उच्च होते हैं, क्योंकि थोड़ा पोलर बना लिए। चूंकि इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च नहीं होते, इसलिए कमरे के ताप तथा सामान्य दाब पर द्रव अथवा गैसीय अवस्था में होते हैं। ये द्रव और गैसीय अवस्था में सामान्य कमरे के ताप पर होते हैं। अब इसका तीसरा देखते हैं, हाइड्रोजन आबंधित सॉलिड, आणविक ठोस या मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड में एक अवयव हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के समान बहुत अत्यधिक ऋणात्मक परमाणु वाला हो, उसके साथ अगर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ होता है तभी ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। आइए देखते हैं। पहला है आपका फर्स्ट, इन क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण ऐसे अणु होते हैं जिनमें हाइड्रोजन परमाणु आकार में छोटे तथा अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा होता है। क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन को तो जुड़ना ही जुड़ना है, हाइड्रोजन परमाणु का आकार बहुत छोटा हो और अत्यधिक ऋणात्मक परमाणु, अत्यधिक ऋणात्मक में आपके फ्लोरीन हुए, ऑक्सीजन हुए और नाइट्रोजन हुए, इस तरह के परमाणुओं से जुड़ा हो और छोटा भी हो, हाइड्रोजन की तरह वो छोटा भी हो। तो इसके उदाहरण आपको अमोनिया, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। और पानी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये इसका उदाहरण हुआ। सेकंड है, इसमें कार्यरत अंतराणविक आकर्षण बल प्रबल हाइड्रोजन आबंध, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ये ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। इनमें गलनांक और क्वथनांक अध्रुवीय और ध्रुवीय ठोसों की तुलना में उच्च होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाने के कारण। और कमरे के ताप और सामान्य दाब पर ये वाष्पशील द्रव, वायोलाइट लिक्विड्स या नरम ठोस, सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। ये आपका पहला पार्ट था, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब दूसरा पार्ट इसका हम लोग जानते हैं, आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस।
जिस तरह से वहाँ परमाणु ये अवयवी कण हुआ करते थे, उसी तरह से यहाँ इन ठोसों के जो अवयवी कण हैं वो क्या होंगे, आयन होंगे। आप जानते हैं कि आयन जो है ये दो तरह के होते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन। तो इन ठोसों का जो निर्माण है वो धनायनों और ऋणायनों, इसके 3 डायमेंशनल त्रिविमीय विन्यासों में प्रबल कूलामी स्थिर विद्युत बलों के बंधन पर होता है। आपको मालूम है कि कूलाम फोर्स क्या होता है, आवेशित कण या आयनों, चाहे वो धन धन हो चाहे वो ऋण ऋण हो, या एक धन हो और एक ऋण हो, भाई इनके बीच प्रतिकर्षण कार्य करेगा, प्रबल प्रतिकर्षण बल, इनके बीच प्रबल प्रतिकर्षण बल, लेकिन इनके बीच प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। और इन्हीं आवेशित कणों के बीच लगने वाले इस बल को हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम फोर्स। कूलाम फोर्स, और ये कूलाम फोर्स क्या होता है, स्थिर विद्युत बल होता है। तो इस तरह से इन ठोसों का निर्माण, देखिए सेकंड वाला, इन ठोसों का निर्माण धनायनों कैटायन तथा ऋणायनों एनायंस के त्रिविमीय विन्यास की कूलामी स्थिर विद्युत बलों के बंधने पर होता है। अब ये कूलामी जो फोर्स हैं ये बहुत प्रबल होंगे, बहुत तीव्र होते हैं, इसी कारण ये ठोस जो है ये हार्ड हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, और इनमें भंगुरता हो जाती है, ब्रिटल हो जाते हैं। इनकी कठोरता ये प्रबल स्थिर आकर्षण बल के प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों के कारण होता है, जिनके कारण आयन निविड संकुलित क्लोजली पैक हो जाते हैं। फोर्थ देखते हैं, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बलों के कारण इन ठोसों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। फिफ्थ है, ये अध्रुवीय विलायकों में विलीय, ये ध्रुवीय विलायकों में विलीय और अध्रुवीय विलायकों, अध्रुवीय विलायक आपके जो भी कार्बनिक कंपाउंड्स हैं इसमें अविलीय है, और ध्रुवीय विलायक जैसे आपका पानी हुआ, पानी में ये विलीय हैं क्योंकि पानी में ये अपने आयनों में टूट जाते हैं। जैसे आपका नमक उदाहरण है, नमक क्या हुआ, पानी में जब डाला गया तो ये अपने सोडियम धनायन और क्लोरीन अपने ऋणायन में अलग अलग हो गया, उस पूरे द्रव में तैरने लगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये ध्रुवीय विलायकों में विलीय और अध्रुवीय विलायकों में अविलीय होते हैं। छठा है, चूंकि इनके आयन गमन के लिए स्वतंत्र नहीं होते। कब? जब ये ठोस अवस्था में होते हैं, मतलब पानी में इनको ना डाला गया हो, ये ठोस अवस्था में हो, तो जब ठोस अवस्था में होते हैं तो इनके आयन ये स्वतंत्र रूप से गमन नहीं कर सकते। अतः ये ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में या जल में घोलने पर ये आयनों के गमन के लिए मुक्त हो जाते हैं। उनके जो आयन हो गए, जैसे एक धनायन और एक ऋणायन, तो ये पूरे उस द्रव में घूम सकते हैं, इधर उधर ये चल फिर सकते हैं। चलने फिरने के कारण ये गलित अवस्था में क्या हो गए, इसीलिए ये गलित अवस्था में या जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। और उदाहरण आपको क्या दिया गया, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, एक आयनिक ठोस है। अब आयनिक ठोस के बाद तीसरा अगर हम बात करते हैं तो ये तीसरा आपका क्या है, धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड क्या होता है, अब हम आयनों की या परमाणुओं की या अणुओं की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम धातु की बात कर रहे हैं। धातु में क्या होते हैं, आप जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब ये फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण होते हैं, और देखिए इन ठोसों में अवयवी कण
ये धनावेशित धातु आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन और धनावेशित धातु आयन हो गए, ये इनके अवयवी कण हो गए। ये धातु परमाणु से बनते हैं। धातु परमाणुओं की आयनन ऊर्जा निम्न होती है, इसलिए वे आसानी से अपना सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं और क्रिस्टल में सर्वत्र रूप से विस्तारित होते हैं। ये उसी प्रकार गति करते हैं जिस प्रकार जल समुद्र में गति करता है। जिस प्रकार जल समुद्र में गति करेगा, उसी तरह से पूरे मेटल में, पूरे धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन उसी तरह से गति करते हैं। इसीलिए इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन का समुद्र, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। प्रत्येक धातु परमाणु इस गतिशील इलेक्ट्रॉन के समुद्र में एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉनों का योगदान देता है। ये गतिशील जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये धन आयनों द्वारा आकर्षित होते हैं और इसीलिए धन आयनों के साथ बंधे होते हैं। ये भाई फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव है, और जो धन आयन है उसके प्रति ये अट्रैक्टिव होंगे, आकर्षित होंगे, और इसीलिए धन आयनों के साथ ये क्या होते हैं, बंधे रहते हैं, उनके साथ जुड़े हुए होते हैं। धातुओं की उच्च वैद्युत चालकता इनमें उपस्थित मुक्त और गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। आप जानते हैं कि धातु ये उच्च विद्युत चालक पदार्थ होते हैं, सुचालक पदार्थ होते हैं। तो चालकता इनकी है कहाँ? इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन फ्री इलेक्ट्रॉनों के मोबिलिटी के कारण, इनके गतिशीलता के कारण होता है। विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त करने पर इलेक्ट्रॉन धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चूंकि नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये एनोड की तरफ, धनावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गति करने लगते हैं। धातु की ऊष्मीय चालकता उच्च होती है। धातु के एक भाग को दी गई ऊष्मा मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा दूसरे भाग में पहुंचा दी जाती है। आप जानते हैं कि अगर हम धातु का एक रॉड लेते हैं और इस रॉड के एक भाग को गर्म करते हैं, एक भाग को आप गर्म करिए, तो गर्म करने पर क्या होगा? अगर यहाँ हम पकड़ते हैं दूसरे सिरे को, तो दूसरा सिरा भी तुरंत गर्म हो जाता है। ये इतना जल्दी गर्म कैसे हुआ? जबकि अभी आप लकड़ी को गर्म करें, प्लास्टिक को गर्म करें, ये उतना जल्दी गर्म नहीं होता है। ये ऊष्मा, इसको संचरित करने के लिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण ये ऊष्मा को ले जा करके दूसरे सिरे पर भी बहुत आसानी से तुरंत पहुंचा देते हैं। इसीलिए विद्युत की ऊष्मीय चालकता इनकी उच्च होती है। क्या होती है? विद्युत की ऊष्मीय चालकता उच्च होती है। धातु के एक भाग को दी गई ऊष्मा मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा दूसरे भाग तक पहुंचा दी जाती है। इनमें धात्विक चमक होती है। धातुओं की अपनी एक चमक होती है जिसको धात्विक चमक कहते हैं। कुछ स्थितियों में ये रंगीन होते हैं। इसे भी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के आधार पर समझा जा सकता है। हर धातुओं के जो आयन होते हैं वो रंगीन होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉनों के ऊपर ही निर्भर करता है। धातुएं अत्यधिक आघात वर्धनीय और तन्य होती हैं, मतलब पीटने पर ये फैल जाती हैं। इसको आघात वर्धनीय कहते हैं हम, कि खूब इनको पीटा गया, आघात के कारण ये फैल गए और तार के रूप में इनको हम खींच सकते हैं, तो ये तन्य भी होते हैं। छठा है आपका, अधिकांश धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। ऐसा क्रिस्टल में धन आयनों के निविड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग के कारण होता है। जो धन आयन हमारे निविड़ संकुलन में होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन मूविंग पोजीशन में होते हैं, तो धन आयनों के निविड़ संकुलन के कारण ऐसा होता है। तो ये आपके मेटेलिक सॉलिड्स थे। अब हमारा चौथा और अंतिम है, क्या है ये? सहसंयोजक, अथवा इसको हम नेटवर्क ठोस, कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। अब सहसंयोजक हैं ये
और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनको हम किस तरह से व्यक्त करते हैं। इनमें देखिए, इन ठोसों में अवयवी कण ये अधातु परमाणु होते हैं। इसमें सारे के सारे क्या होंगे, कोई भी धातु नहीं होगा, ये अधातु परमाणु होते हैं। ये अधातु परमाणु जो है संपूर्ण क्रिस्टल में निकटवर्ती परमाणु के सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। इस प्रकार सहसंयोजक आबंध एक नेटवर्क बना लेता है, यह नेटवर्क बन जाता है। इसलिए ये बृहद अणु जाइंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सहसंयोजक आबंध प्रबल और दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। इसलिए परमाणु अपनी स्थितियों पर अति प्रबलता से संलग्न होते हैं। चूंकि सहसंयोजक आबंध प्रबल और दिशात्मक प्रकृति के होते हैं, इसलिए ये ठोस, कठोर तथा भंगुर होते हैं। इनका गलनांक अत्यधिक उच्च और ये गलनांक से पूर्व विघटित भी हो सकते हैं। ये विद्युत का संचालन नहीं करते। सहसंयोजक आबंध है, इसमें विद्युत का संचालन नहीं होता है, ये विद्युत रोधी होते हैं। इसका उदाहरण क्या है आपका? इसका उदाहरण है हीरा। डायमंड इसका उदाहरण है और डायमंड की एक संरचना यहाँ दी गई है। आप देखिए, ये आपका हीरे का नेटवर्क संरचना दिया गया है। इसमें है क्या कि हीरा ऐसा एक क्रिस्टल है, एक ऐसा क्रिस्टलीय संरचना का ये उदाहरण है जिसमें कार्बन परमाणु सहसंयोजक आबंध के त्रिविमीय संरचना बनाते हैं। इसके अतिरिक्त सिलिकॉन कार्बाइड भी इसी तरह के एक ठोस का उदाहरण है। ये 3 डायमेंशनल फिगर है किसका? हीरे का। हीरे का एक 3 डायमेंशनल फिगर है और हीरा क्या है? ये एक विद्युत रोधी पदार्थ है। दूसरा इसका उदाहरण क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड। दूसरा देखिए, इसी का उदाहरण है एक आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी एक सहसंयोजक ठोस है जो मुलायम तथा विद्युत का सुचालक होता है। जबकि अभी आपने देखा कि हीरा ये विद्युत का कुचालक था, लेकिन क्या हो गया? ग्रेफाइट भी सहसंयोजक ठोस है, कोवैलेंट सॉलिड ही है, लेकिन ये मुलायम होता है और विद्युत का सुचालक होता है। ये इसके अपवादात्मक गुण की विशिष्ट संरचना के कारण होती है। इसकी जो संरचना है ये अपवाद है, ये हीरे की तरह नहीं है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु विभिन्न परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक परत का कार्बन परमाणु उसी परत के 3 निकटवर्ती परमाणुओं से सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़ा होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु का चौथा इलेक्ट्रॉन परतों के मध्य उपस्थित होता है। यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ देखिए कि एक जो परत हम देखते हैं उस परत में देखिए 3, इसमें भी आप देखिए ये 3, मतलब कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3, ये 4, तो 3 तो ये दिख रहे हैं एक कार्बन परमाणु का, और चौथा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इन्हीं के मध्य में, जो कि दिखाया नहीं जा रहा है ना, एक ही परत के मध्य में, यहाँ इस तरह से ये यहाँ एक एक परत के ये मध्य में ये इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये फ्री होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये जो चौथा आपका चौथे इलेक्ट्रॉन परतों के मध्य में उपस्थित होता है तथा गमन के लिए मुक्त होता है। विभिन्न परतों में उपस्थित ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही ग्रेफाइट को विद्युत का सुचालक बनाते हैं। तो ये इसकी विशिष्ट संरचना के कारण और अपवादी गुण के कारण ऐसा है कि ग्रेफाइट ये विद्युत का सुचालक है। समीपवर्ती परतों के मध्य दूरी कार्बन कार्बन आबंध की लंबाई से अधिक होती है, इसलिए ये परत एक दूसरे पर आबंधित नहीं होते और
लंबाई से अधिक होती है और इसलिए ये परतें एक दूसरे पर आबंधित नहीं होते हैं और एक दूसरे पर आसानी से फिसल सकते हैं। यही कारण है कि ग्रेफाइट मुलायम होता है और इसका उपयोग सॉलिड लुब्रिकेंट, ठोस स्नेहक के रूप में किया जाता है। तो क्या है, आबंध लंबाई से अधिक होता है। कार्बन कार्बन के बीच की जो दूरी है, कार्बन कार्बन के बीच की दूरी, ये अधिक होने के कारण ये मुलायम हो जाते हैं और सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में यूज़ किए जाते हैं। ये सॉलिड लुब्रिकेंट का एक उदाहरण है आपका ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के अंदर दो गुण हुए, एक तो इसकी सुचालकता और दूसरा सॉलिड लुब्रिकेंट। ठीक है, ये दो गुण इसके अंदर हैं। तो इस तरह से आपने ये पूरा डिवीज़न जाना और इन पूरे डिवीज़न को हम इस चार्ट के माध्यम से बहुत ही आसानी के साथ समझ सकते हैं। ये देखिए, एक छोटा सा आपको चार्ट दिया जा रहा है। इस चार्ट के अनुसार आइए समझते हैं। यहाँ देखिए ठोस का प्रकार, इसमें कौन से अवयवी कण, इसमें बंधन या आकर्षण बल कैसा है, एग्जाम्पल दिया गया, इसकी भौतिक प्रकृति क्या है और विद्युत चालकता और गलनांक इसके बारे में दिया जा रहा है। सबसे पहले हम आणविक ठोस की बात करते हैं। आणविक ठोस भी हम तीन तरह का जानते हैं। तीनों में जो अवयवी कण होता है वो अवयवी कण क्या है, ठोस, और ठोस कह रहे हैं अणु होता है। अवयवी कण क्या है, अणु होता है। इन सब में जो बॉन्डिंग होता है, जो आकर्षण बल होता है, इसमें परिक्षेपण या लंडन फोर्स होता है। इसमें द्विध्रुव की अन्योन्य क्रियाओं द्वारा द्विध्रुव आकर्षण बल होता है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन आबंध होता है। अध्रुवीय के उदाहरण आपके आर्गन, कैल्शियम टेट्राक्लोराइड और हाइड्रोजन आयोडीन और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपके उदाहरण। और ध्रुवीय के आपके HCl और सल्फर डाइऑक्साइड है। और आबंध ये आपका बर्फ हो गया। सब मुलायम होते हैं, ये सबके गुण हो गए। विद्युत रोधी आपके सब हो गए। अब गलनांक देखिए, ये अध्रुवीय का सबसे निम्न और उससे उच्च थोड़ा सा होगा ध्रुवीय का और उससे उच्च होगा ये हाइड्रोजन का, ये इसका क्रम होता है। दूसरा आप देखिए आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड के अवयवी कण आपके आयन हुए। इसमें कूलाम फोर्स कार्य करता है, कूलामी या स्थिर विद्युत बल। आपके जो भी सॉल्ट के रूप में रहेंगे जिसमें आयन होंगे, धन आयन और ऋण आयन दोनों, वो इसके उदाहरण होंगे। आपका नमक NaCl, MgO, ZnS जिंक सल्फाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, ये इसके उदाहरण हुए। ये कठोर होते हैं लेकिन टूट जाते हैं, भंगुर होते हैं। ठोस अवस्था में ये विद्युत रोधी और गलित अवस्था में या जलीय विलयन में ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। इनकी गलनांक जो है ये उच्च होते हैं। तीसरा है आपका धात्विक ठोस। जो धात्विक ठोस होते हैं वो विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन, मतलब क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये जो बनते हैं इसके कारण ये धनायन बनते हैं। धनायन आपके सॉलिड अट्रैक्शन के कारण रुकते हैं और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पूरे मेटल में घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जैसा सब आपने जाना। तो ये इसके अवयवी कण हुए। धात्विक आबंध इसमें बनता है आपका लोहा, तांबा, चांदी, मैग्नीशियम, ये सब इसके उदाहरण हुए। सभी आपके इसमें मेटल्स आएंगे। ये कठोर होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं और तन्य होते हैं। ठोस अवस्था एवं गलित अवस्था में ये चालक होते हैं, मतलब विद्युत के सबसे सुचालक होते हैं। चालकता की दृष्टि से अगर देखी जाए तो ये धात्विक ठोस प्रबल हैं और इनके जो गलनांक होते हैं वो साधारण रूप से उच्च होते हैं। आपका चौथा है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। इसमें भी सहसंयोजक मतलब परमाणुओं से बना हुआ है, बॉन्डिंग इसकी
ये सहसंयोजक आबंध हो गया। क्वार्ट्ज SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड SiC, हीरा और ग्रेफाइट, ये इसका उदाहरण है। दोनों ही कार्बन है। ये इस संरचना के कारण, जैसा अभी अभी बताया गया आपको, ये होता है। इसी कारण एक ये आपके कठोर के उदाहरण हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड। और ये आपका ग्रेफाइट ये मुलायम होता है। हीरा भी इसमें कठोर ही होता है। ये विद्युत रोधी हैं जो आपके कठोर हैं, और ग्रेफाइट जो है ये आपका अपवाद है, ये विद्युत का सुचालक है, ये चालक है। इसीलिए इनके जो गलनांक हैं वो अत्यधिक उच्च होते हैं। तो ये रहा आपका डिवीज़न। ये क्रिस्टलीय जो आपके ठोस हैं, इन ठोसों के डिवीज़न क्लासिफिकेशंस के बारे में हम लोगों ने जाना। और थोड़ा सा ये जान लिया जाए, आज जो हम लोगों ने पढ़ा इन पे कुछ क्वेश्चन हैं। और हाँ, एक चीज़ और बताएंगे कि जो पिछला हम लोगों ने वीडियो देखा था उस पे कुछ क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चन का जवाब भी देना है। तो ये देख लिया जाए, उसमें 5 क्वेश्चन थे और उस 5 क्वेश्चन के आगे ये आपको करना है। और फिर जब आपको प्रॉब्लम होगी तो इसका हल इसको अगले वीडियो में, फिर इसके प्रश्नों के उत्तर ये अगले वीडियो में बताए जाएंगे। उपस्थित अंतराणविक बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोसों को विभिन्न संवर्गों में वर्गीकृत कीजिए। पोटेशियम सल्फेट, टिन, बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, जल, जिंक सल्फाइड, ग्रेफाइट, रूबिडियम, आर्गन, सिलिकॉन कार्बाइड। 7वां है प्रश्न आपका, ठोस ए अत्यधिक कठोर तथा ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी है और अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है। यह किस प्रकार का ठोस है? क्वेश्चन 8वां है आपका, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं। व्याख्या कीजिए। 9वां है, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक, आघातवर्ध और तन्य होते हैं? अब जो पिछला आपका था प्रश्न, उसके उत्तर आपको हम दे देते हैं। ये देखिए, अभ्यास प्रश्न जो आपका पहला था, इस अभ्यास प्रश्न पहले के उत्तर देखिए। प्रश्न पहला आपका था, ठोस कठोर क्यों होते हैं? ठोस कठोर इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराणविक बल काफ़ी प्रबल होते हैं। इनमें कोई स्थानांतरीय गति नहीं होती, ये केवल अपने माध्य स्थिति के चारों ओर कंपन कर सकते हैं। दूसरा आप देखिए, ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है? प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल के कारण ठोस के कणों की व्यवस्था निश्चित दूरी पर होती है तथा इनके कणों के मध्य कोई गति नहीं होती, इसलिए ठोस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इसका आयतन निश्चित होता है। तीसरा प्रश्न देखिएगा, इसमें वर्गीकरण के लिए कहा गया है, निम्नलिखित को अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए। पॉलीयूरिथेन, नेप्थलीन, बेंजोइक अम्ल, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रेट, सेलोफेन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, रेशा कांच, तांबा। अब इसमें आप देखिए, अक्रिस्टलीय ठोस यहाँ लिख दिया गया, यहाँ क्रिस्टलीय ठोस। अब इसमें कौन कौन से अक्रिस्टलीय हैं देखिए आपके, पॉलीयूरेथेन, सेलोफेन, टेफ्लॉन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, रेशा कांच, ये अक्रिस्टलीय हैं। और क्रिस्टल के रूप में क्या क्या हैं?
नेप्थलीन, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल, पोटेशियम नाइट्रेट और तांबा। चौथा प्रश्न है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? क्योंकि ठोस होते हुए भी कांच में द्रव के कुछ गुण होते हैं। दूसरे द्रवों की भांति इसमें भी प्रवाहित होने का गुण पाया जाता है, इसीलिए कांच को अतिशीतित द्रव माना जाता है। उदाहरण में आपको बताया गया था कि जो बहुत पुराने घरों में खिड़कियों दरवाज़ों में कांच लगे होते हैं, वे आधार की तरफ कुछ मोटे हो जाते हैं और ऊपर पतले हो जाते हैं, क्योंकि बहने का गुण इसमें होता है, इसीलिए इनको हम अतिशीतित द्रव कहते हैं। पांचवा है, एक ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान मान प्रेक्षित होता है। इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। क्या यह विदलन गुण प्रदर्शित करेगा? तो ठोस के अपवर्तनांक सभी दिशाओं में समान रूप से प्रेक्षित होता है, इसका अर्थ है यह समदैशिक आइसोट्रॉपिक है। आइसोट्रॉपिक है इसका मतलब ये अक्रिस्टलीय एमॉर्फस है, और जब एमॉर्फस हो गया तो ये विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। तो ये आपके पिछले वीडियो के जवाब थे। धन्यवाद।